10 हरियाणा बोर्ड का जो इंग्लिश का पहला पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, उससे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो या फिर समरी ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। तो इस सिचुएशन में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि बच्चों के पास इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, उनमें वो कंफ्यूज भी होते होंगे। तो मैं इनका समाधान लेके आई हूँ कि दोनों का आंसर दो क्वेश्चन का आंसर सेम होगा और बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। चलो पहले मैं समरी बताती हूँ, उसके बाद इसी समरी से सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे वो बताऊंगी। देखो, तो पहले शुरू करते हैं समरी ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो से। मैं आपको इसकी हिंदी भी समझा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोएम ऑफ अ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो के पोइट हैं और ये इनका जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है मोस्टली प्रकृति के बारे में लिखते हैं। तो जो डस्ट ऑफ स्नो है ये भी इनकी ब्यूटीफुल पोएम है। इन दिस पोएम अ सिंबॉलिक इंसिडेंट इज प्रेजेंटेड। इस चैप्टर के अंदर एक सांकेतिक घटना प्रेजेंट की गई है। द पोइट इज स्टैंडिंग विद द हेमलॉक ट्री। इसमें वो पोइट डिस्क्राइब करता है कि नेचर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसने एग्जाम्पल दिया है डस्ट ऑफ स्नो और क्रो का और हेमलॉक ट्री का। सो कहता है द पोइट इज स्टैंडिंग विद द हेमलॉक ट्री। जो बिगनिंग ऑफ द पोएम में क्या होता है, जो पोइट होता है हेमलॉक ट्री इन द सेंस कि धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा होता है। ही इज इन अ सैड मूड, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। He think that his day has been lost। वो पूरा सोचता रहता है कि उसका जो दिन है वो पूर्ण रूप से खराब हो गया है। Just then a crow shake the hemlock tree। तभी एक अचानक से कौवा आता है और जो हेमलॉक ट्री है उसे हिलाता है। And the dust of snow फॉल ऑन हिम। और जो जब पेड़ हिलता है जिसकी वजह से जो धूल की वो स्नो की धूल होती है पोइट के ऊपर गिरने लगती है। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग अबाउट अ सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ पोइट माइंड। ये जो छोटा इंसिडेंट होता है पोइट के साथ, जिसकी वजह से पोइट का जो सैड वाला माइंड होता है वो तुरंत चेंज हो जाता है। हिज मूड हैज़ चेंज, जो उसका मूड होता है टोटली चेंज हो जाता है। ही थिंक दैट इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ डे। अब वो सोचता है कि उसका जो बचा हुआ दिन है वो बच चुका है अब। एंड गेट बिजी विद हिज वर्क, और अपने काम में बिजी हो जाता है। एंड लाइक द क्रो, जैसे क्रो बिजी हो जाता है। अब देखो, ये जो मैंने पूरी बताई ये डस्ट ऑफ स्नो की समरी थी। अब क्वेश्चन में कई बार आता है कि हमें डिस्क्राइब करो सेंट्रल आइडिया, तो ये तो सबने डिस्क्राइब करी, 5 मार्क्स का आएगा, आपको ये लिखना है। अगर आप चाहते हो उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो। अगर आपको आए कि सेंट्रल आइडिया लिखो तो सेंट्रल आइडिया के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग का बस थोड़ा सा स्टार्टिंग का ये पॉइंट, सेंट्रल आइडिया के जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद करना पड़ेगा और ये चीज़ इस समरी वाले पॉइंट्स में पूरा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रल आइडिया भी हो जाएगा और समरी भी। आप समरी है तब भी ये पॉइंट्स लिख सकते हो और अगर सेंट्रल आइडिया है तब भी ये लिख सकते हो। तो जो सेंट्रल आइडिया में लिखना होगा उसके लिए स्टार्टिंग में बस आपको ये लिखना है, बाकी जो समरी आप याद करोगे वही लिख देना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ ग्रेट अमेरिकन पोइट ऑफ अ नेचर। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अमेरिका के पोइट हैं और मोस्टली किसके बारे में लिखते हैं, प्राकृतिक के बारे में, जो पहले भी मैंने आपको समरी में बताया है। इन दिस पोएम द पोइट हैज प्रेजेंटेड द ब्लेसिंग ऑफ नेचर थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेमलॉक ट्री एंड क्रो। इस चैप्टर के अंदर इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे नेचर हमारी एक ब्लेसिंग है, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, जो तीनों चीज़ें जो प्रकृति की देन है, इसकी सहायता से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आफ्टर दिस ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट के बाद तुरंत तुमको लिख देना है। इतना लिखने के बाद तुरंत यहाँ से स्टार्ट करना है। द पोइट इज स्टैंडिंग विद द हेमलॉक ट्री, यहाँ शुरू करना और यहाँ तक छाप देना, जो कि आप पहले समरी में याद कर चुके होंगे। तो आपको करना है समरी याद और स्टार्टिंग के ये पॉइंट्स सेंट्रल आइडिया में लिखना है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक समरी छाप दो। आपको बोर्ड में पूरे नंबर दिए जाएंगे, इस चीज़ की तो गारंटी मैं खुद लेती हूँ।